इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रोमोटिंग होम्योपैथी द्वारा आयोजित इस दैनिक हिंदी वेबिनार श्रृंखला में मैं डॉक्टर नेहा कक्कड़ यहाँ पर उपस्थित सभी डॉक्टर्स का स्वागत करती हूँ। और आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम 1 मिनट का साइलेंट प्रेयर करेंगे। तो आईएफपीएच द्वारा आयोजित आज की जो हमारी हिंदी वेबिनार की श्रृंखला है वो है 518वीं श्रृंखला। और आज की जो हमारी गेस्ट स्पीकर हैं वे हैं डॉक्टर सुमना कुमारी पांडा। मैम हमारे पास काफी अक्सर आती रहती हैं आईएफपीएच में, और एविडेंस बेस्ड होम्योपैथी के केसेस मैम प्रेजेंट करती हैं जो बहुत ही डिटेल्ड में एनालाइज्ड और कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे मेडिसिन जिसमें दी होती है, और काफी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है डॉक्टर सुमना मैम से। तो दोबारा मैं स्वागत करती हूँ डॉक्टर सुमना का आज के फोरम में। और मैम का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं दोबारा देना चाहूंगी। मैम पहले डिस्ट्रिक्ट होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर रह चुकी हैं कटक सर्कल में, और कम से कम 35 साल का एक्सपीरियंस रखती हैं ऑल टाइप ऑफ क्रॉनिक केसेस में, होम्योपैथिक के क्रॉनिक केसेस में। और टीचिंग एक्सपीरियंस भी है मटेरिया मेडिका का, और काफी सारे अवार्ड्स भी मिले हैं जैसे कि हनुमान प्रतिभा सम्मान होम्योपैथिक बोर्ड उड़ीसा से, बेस्ट होम्योपैथ, कोविड वॉरियर, और वुमेन ऑफ इंस्पिरेशन बाय लायन क्लब, और बहुत सारी लिस्ट है मैम की। और मैम का जो आज का टॉपिक है वह है कि प्रेगनेंसी में बार बार गर्भपात जब होता है तो उसमें जो टॉर्च इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से बार बार गर्भपात होता है, तो उसमें होम्योपैथी क्या रोल निभा सकती है। तो सुमना मैम आज का सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। जो टॉपिक है मैम का, बार बार टॉर्च इन्फेक्शन की वजह से तो प्रेगनेंसी में गर्भपात हो जाता है, उसमें होम्योपैथी क्या रोल निभाती है उसके ऊपर आज मैम हमारे को रोशनी डालेंगी। मैम स्क्रीन शेयर स्टार्ट कर सकते हैं। Thank you, Dr. Neha Kakkar. जी। So at the outset, I am very much grateful to the organizers of IFPH, really for your work. Hats off to your work that you are continuing in a great manner. And I am very much privileged today to speak in this forum regarding the torch infection and its relation to the repeated abortions and how to deal with it homeopathically. Now I am sharing my screen. Is it visible to you? हाँ जी मैम, दिख रहा है मैम। Okay. So I am very much thankful really to Sani sir for this program, and my topic is homeopathic benefits of in torch infections related to repeated miscarriages. So coming to what is, first we should discuss what is repeated miscarriage and what is abortion. Really before 1985. मैडम आप किसको हिंदी में बोलिए। हाँ हिंदी में, सॉरी सर। सो ये अबॉर्शन और मिसकैरेज, ये दो वर्ड्स क्या होते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है। 1985 से पहले यूजुअली ऑल द miscarriages and abortions MTPs और एवरीथिंग उसको abortion ही बोला जाता था। लेकिन इसमें आया कि स्पॉन्टेनियसली जो हो गया, अपने आप ही जो प्रेगनेंसी लॉस हो गया वो कुछ आया, और जो मेडिकली टर्मिनेट किया लेडी ने वो फैक्टर भी आया। तो ये दोनों को डिफरेंशिएट कैसे किया जाए, इसके लिए 1985 में बहुत ज्यादा रिसर्च भी चला। उसके बाद डॉक्टर बेग के हिसाब से उनका आर्टिकल पब्लिकेशन, रिसर्च पब्लिकेशन हुआ। उसके बाद 1985 के बाद दो वर्ड को डिफरेंशिएट किया गया कि जो स्पॉन्टेनियसली अपने आप होता है, जो प्रेगनेंसी लॉस 20 वीक्स प्रेगनेंसी से पहले अपने आप ही लॉस हो जाता है, उसको मिसकैरेज बोला गया। और जो लेडी मेडिकली टर्मिनेट किया अपने आप, दैट इज ए आर्टिफिशियल प्रोसेस, सो उसको अबॉर्शन बोला गया। सो फॉर ऑल टाइप्स ऑफ
मेडिकल पर्पस, मेडिकल लीगल पर्पस, सोशल पर्पस, सबके लिए 2 वर्ड्स यूज किया गया। एक हुआ मिसकैरेज जो अपने आप होता है, एंड 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी से पहले होता है। 20 वीक्स के बाद जो अपने आप होता है उसे स्टिल बर्थ बोला जाता है। और जो मेडिकली टर्मिनेट किया जाता है, जो जानबूझकर किया जाता है, प्रेगनेंसी लॉस किया जाता है, उसे अबॉर्शन बोला जाता है। दिस ए अबॉर्शन वर्ड लैटिन वर्ड अबोरिरी से आया है, उसका मीनिंग है टू मिस कैरी। तो इसीलिए अबॉर्शन वर्ड मैंने जैसे बोला कि 1985 के बाद दोनों को डिफ्रेंशिएट किया गया, एंड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ मेडिकल, मेडिको लीगल एंड सामाजिक व्यवस्था के लिए भी वो यूज हुआ, 2 वर्ड यूज हुआ, अबॉर्शन एंड मिसकैरेज। उसका कारण हम देखें तो बहुत सारा मिसकैरेजेस क्रोमोसोमल प्रॉब्लम, कपल में वाइफ एंड हस्बैंड दोनों में क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटी के लिए होता है। और दूसरा प्रॉब्लम हम देखें तो ड्रग्स और अल्कोहल यूज, ब्लड क्लॉटिंग डिजॉर्डर्स, ब्लड कोएगुलेशन का कोई भी प्रॉब्लम हो तो उससे भी हो सकता है। एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स जैसे टोबैको हुआ, कैफीन हुआ, या रेडिएशन हैजर्ड्स हुआ, उसके लिए भी हो सकता है। एंडोक्राइन एब्नॉर्मैलिटीज जैसे अनकंट्रोल्ड हाइपोथायरॉयडिज्म, थायराइड प्रोफाइल किया, टीएसएच लेवल बहुत ही हाई है, जैसे टीएसएच 100 आया, 150 आया, जो 0.5 to 5.5 के अंदर रहना चाहिए वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, या बहुत ज्यादा शुगर लेवल बढ़ गया, डायबिटीज बहुत ज्यादा हाई रैंक में आया, और इन्फेक्शंस बहुत ज्यादा आया। आज हम जो डील कर रहे हैं वो इन्फेक्शन के ऊपर आधारित है, टॉर्च इन्फेक्शंस। सो और ओबेसिटी भी एक कारण में आया मिसकैरेज के लिए। फिजिकल प्रॉब्लम्स जैसे मदर्स का कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डिफेक्ट है तो उसमें भी मिसकैरेज हो सकता है। बॉडी इम्यूनिटी प्रॉब्लम के लिए भी हो सकता है। और ट्यूबरकुलोसिस, कैंसर, ऐसे जो डेबिलिटेटिंग, क्रॉनिक डेबिलिटेटिंग डिजीजेस है वो यदि मदर को है तब भी हो सकता है। जैसे मलेरिया भी एक कॉज हो सकता है मिसकैरेज करने के लिए, और स्मोकिंग भी एक कॉज हो सकता है। इंसिडेंस हम देखें कि कितने लोग अफेक्टेड है मिसकैरेज से, वो देखें तो अराउंड आधा 50% ऑफ द फर्टिलाइज्ड एग्स डाई एंड आर लॉस्ट स्पॉन्टेनियसली। आधा जितना प्रेगनेंसी रुकता है, जाइगोट फॉर्मेशन होता है, उससे मोस्टली आधा अपने आप स्पॉन्टेनियसली लॉस हो जाता है, जिसके बारे में वो लेडी को पता भी नहीं चलता, क्योंकि वो मिसकैरेज, ब्लीडिंग हुआ, प्रेगनेंसी रुका, फिर ब्लीडिंग हुआ, इसीलिए लेडी मिसकैरेज बोलता है। लेकिन वो प्रेगनेंसी है कि नहीं उससे पता नहीं। उससे पहले अगर जाइगोट फॉर्मेशन हुआ और वो 2-4 दिन के अंदर ही लॉस हो गया तो वो पता ही नहीं चलता लेडी को कि वो प्रेग्नेंट है कि नहीं, तो वो मिसकैरेज क्या सोचेगी। लेकिन ऐसा 50% ऑफ द केसेस हो जाता है, और 10% मिसकैरेज हो जाता है, एंड लाइव बर्थ 10 to 20% मिसकैरेज हो जाता है, और लाइव बर्थ 30% ऑफ द केसेस में होता है। और एक स्टडी है, दूसरा स्टडी बोलता है कि मोर देन 80% ऑफ स्पॉन्टेनियस एबॉर्शंस आर इन द फर्स्ट 12 वीक्स। पहला 3 महीना के अंदर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर 80% स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन होता है, ये दूसरा स्टडी बोलता है, जिसपे क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटी होते हैं। जिस केस में क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटी होते हैं उसमें 80% स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन फर्स्ट 12 वीक्स के अंदर होता है। वो जो क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटी होता है उसमें मेल इज टू फीमेल रेशियो 1:1.5:1 आता है, मेल का परसेंटेज ज्यादा होता है। एंड 3 महीना का प्रेगनेंसी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद मिसकैरेज का परसेंटेज कम होने लगता है।
सेकेंड ट्राइमेस्टर मिसकैरेज बिटवीन 13 to 19 वीक्स 5% के अंदर आ जाता है, बहुत ही कम हो जाता है। प्रेगनेंसी लॉस जो 20 वीक्स के बाद होता है उसको स्टील बार बोला जाता है। एंड यंग एज में अगर लेडी का मदर का एज 20 इयर्स से नीचे नीचे है तो उसमें 12% फ्रीक्वेंसी रेट रहता है। तब 40 इयर्स के बाद जब प्रेग्नेंट लेडी रहता है उसका मिसकैरेज उससे डबल हो जाता है, 26% तक जाता है। टाइप्स ऑफ मिसकैरेज, हम उसमें प्रकार भेद की बात सोचेंगे तो थ्रेटेंड मिसकैरेज है, जो मिसकैरेज नहीं, मिसकैरेज होगा जस्ट थोड़ा ब्लीडिंग होगा, वो प्रेगनेंसी कंटिन्यू भी कर सकता है। ये केस हमारे लिए बहुत बढ़िया है। इस केस में हम आकोनाइट, मिलेफोलियम, साबाइना ऐसे ड्रग्स सोच सकते हैं। थ्रेटेंड मिसकैरेज उसमें बहुत बढ़िया काम करता है। अगर जेल्सिमियम कोई फियर के लिए हुआ है, एकोनाइड हो सकता है। अगर ड्राउजी हुआ है उसके साथ तो जेल्सिमियम भी हम सोच सकते हैं। उस केस में सीवियर पेन आया है तो उसमें हम वाइबरनामोपुलस सोच सकते हैं। बैकएक बहुत ज्यादा है, क्लॉट्स आया है तो उसमें हम सेबेना सोच सकते हैं। तो ये की नोट प्रेस्क्रिप्शन होता है उस टाइम पे थ्रेटेंड मिसकैरेज में। और उसके साथ हमने कंप्लीट बेड रेस्ट एडवाइस करते हैं। तो एब्सोल्यूट बेड रेस्ट, मदर उठेगी नहीं बेड से, बेड के पास उसे खाना देना चाहिए सारा का। तो इसी तरह हम रख देते हैं तो थ्रेटेंड मिसकैरेज प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर सकते हैं हम। ये हमारे एक केस हमारे लिए बहुत बढ़िया है। तो इनएविटेबल मिसकैरेज, जिस केस में कोई भी कंडीशन में हम रुक नहीं सकते, सडन वायलेंट ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है, तो उसमें होना ही है, कंप्लीट मिसकैरेज होना ही है, इनएविटेबल। एंड कंप्लीट मिसकैरेज जिसमें सारा चला जाता है, इनकम्प्लीट इसमें 50% जाता है और कुछ रुक जाता है। रिटेन्ड प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन हमको अल्ट्रासाउंड में आएगा, आरपीओसी आएगा। तो उस केस में भी हमारा मेडिसिन बहुत अच्छा है। जैसे इस केस में मेरा प्रेस्क्रिप्शन मदर टिंचर की तरफ जाता है, मोस्टली पाइनस ट्यूब और सिकेलिकर भी हम देते हैं। तो इस केस में कंप्लीट उसे कंप्लीट करने के लिए, कंप्लीट मिसकैरेज करने के लिए इनकम्प्लीट को हम ये सब दवा देके भी देख सकते हैं। एंड मिस्ड मिसकैरेज, मिस्ड मिसकैरेज में क्या होता है ना, लेडी को कुछ सिम्टम्स नहीं, कुछ भी पता नहीं चलेगा, लेकिन हम जब पर एब्डोमेन चेकअप करेंगे, मैंने भी मेरे केस क्लिनिक्स में मैंने 3 केस देखे हैं मिस्ड मिसकैरेज, या 3 केस देखे हैं अभी तक। तो उसमें जब हम पर एब्डोमेन एग्जामिनेशन करते हैं, पहला एग्जामिनेशन और ये एग्जामिनेशन में हमको डिफरेंस फील होता है। तो उसमें हमको डाउट होता है, हम अल्ट्रासाउंड के लिए भेजते हैं तो उसमें कंफर्म आता है कि मिसकैरेज हो गया है, प्रेगनेंसी लॉस हो गया है। तो ये केस में भी हमको टर्मिनेट करना पड़ता है। तो रिकरेंट मिसकैरेज, रिपीटेडली जो मिसकैरेज होता है उसे हम रिकरेंट प्रेगनेंसी मिसकैरेज बोलते हैं, प्रेगनेंसी लॉस। यूके की हिसाब से, यूके कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमको डिफाइंड एज 3 consecutive pregnancy loss prior to 20 weeks of gestation। सो ये हम 3 कंटिन्यूअस कंजिक्यूटिव प्रेगनेंसी लॉस होने से हम उसे हैबिचुअल अबॉर्शन बोलते हैं। लेकिन यूएसए के कंसेप्ट हम जाएंगे तो यूएस कंसेप्ट में 2 कंजिक्यूटिव प्रेगनेंसी लॉस को भी हैबिचुअल अबॉर्शन और रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस बोला जाता है। हमारा टॉपिक के ऊपर हम आ जाएंगे अभी, टॉर्च इन्फेक्शन। सो व्हाट इज टॉर्च सिंड्रोम? टॉर्च सिंड्रोम एक इलनेस की तरह पता चलता है, लेकिन ये एक इलनेस नहीं, इसमें बहुत सारा डिजीजेस, इन्फेक्शियस डिजीजेस अटैच्ड होते हैं और वो बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स मदर में और बेबी में भी करते हैं। सो टॉर्च इज एन एक्रोनिम रिप्रेजेंटिंग इन्फेक्शंस
कॉज्ड बाय, इससे 5 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरस का इन्वॉल्वमेंट रहता है। नंबर 1 इज टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी वायरस है। नंबर 2 अदर एजेंट्स, इसमें आता है HIV आता है, सिफिलिस आता है जैसे ट्रेपोनेमा पैलिडम बैक्टीरिया आता है, वेरिसेला आता है वायरस, एंड 5th डिजीज जिसे हम B19 कर बोलते हैं ऑल्सो, ये भी आता है। तो ये 4 तरह का इन्फेक्शन को मिला के हम अदर एजेंट्स बोलते हैं। Next, third is rubella virus, and 4th is cytomegalovirus or CMV, and 5th one is herpes simplex virus 1 and herpes simplex virus 2. So HSV1 and 2, ये HSV1 and 2 ये सबको मिला के हम टॉर्च सिंड्रोम बोलते हैं। ये are a group of congenital infections that are transmitted from mother to child sometime during pregnancy. Pregnancy के टाइम ये ट्रांसमिशन बच्चे को इन्फेक्शन ट्रांसमिशन हो सकता है। डिलीवरी के टाइम जब बच्चा आता है ना थ्रू सर्विक्स एंड वाजाइना, तो उस पाथ में इन्फेक्शन होने का ट्रांसमिशन होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। एंड नेक्स्ट आफ्टर डिलीवरी ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू से भी ट्रांसमिशन हो सकता है। सो ये टॉर्च इन्फेक्शन प्लासेंटल बैरियर को क्रॉस करके बच्चे को फीटस को इन्फेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बेबी ड्यूरिंग फीटल स्टेज एंड पोस्ट नाटल जब डिलीवरी हो जाता है तो वो नियोनेट या इन्फेंट उनमें इम्यूनिटी बहुत कम होता है। सो इसीलिए वो जल्दी अफेक्टेड हो जाते हैं और उनको बहुत ज्यादा उनमें कॉम्प्लिकेशंस आता है। तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आता है हम देखेंगे टॉर्च इन्फेक्शन से। तो मैटरनल इन्फेक्शन से हमको पता चलता है कि उसमें मिसकैरेज होता है, स्टील बर्थ भी होता है, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, बहुत ही लो बर्थ वेट बेबी होगा, सो ग्रोथ रिटार्डेशन होता है, कोई कोई कॉन्जेनिटल एनोमली भी रहता है, एंड हाइड्रोप्स फिटालिस हो सकता है, वो एनीमिक हो के ब्लड सप्लाई प्रॉपरली नहीं हो सका फिटस को, इसीलिए वो उसमें इडिमा हो जाता है, तो हाइड्रोप्स फिटालिस भी हो सकता है। प्रीमैच्योर बर्थ बहुत ज्यादा टाइम में होता है, स्पेसिफिकली इन टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी उसमें प्रीमैच्योर बर्थ होता है। बेबी में हम क्या देखते हैं पोस्टनाटल कॉम्प्लिकेशन डिलीवरी के बाद, तो फेल्योर टू थ्राइव, अगर वो बहुत ही IUGR बेबी है और उसमें स्ट्रेंथ बहुत ही कम है तो वो सस्टेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए वो नंबर 1 कॉम्प्लिकेशन है, बहुत जल्दी मोर्टेलिटी रेट उसमें बढ़ सकता है। और ऑप्थेल्मोलॉजिक डिजीज हो सकता है उसमें, और तो उसमें ब्लरिंग ऑफ विजन, ब्लाइंडनेस टॉर्च इन्फेक्शन में बहुत ज्यादा टाइम में हमको देखने को मिलता है। एंड डेवलपमेंटल डिले, जैसे हमारा माल फॉर्मेशन सॉरी माइलस्टोन्स जो फॉर्मेशंस होते हैं तो माइलस्टोन्स डिले हो सकते हैं, एंड पैरालिसिस भी हो सकता है, सीजर डिजॉर्डर्स हमको मिल सकता है, जैसे हमको CP चाइल्ड मिला या मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड मिल सकता है, सीजर उसमें हो सकता है, हियरिंग लॉस हो सकता है, कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज जैसे ASD BSD फैलर्स टेट्रालॉजी ये सब भी हो सकता है, और डेथ भी हो सकता है डिलीवरी के बाद। तो ये सारा कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है, बेबी में नहीं भी हो सकता है, मैंडेटोरी नहीं, बट देयर इज पॉसिबिलिटी। तो इंसिडेंस की बात हम करें तो ये प्रीवेलेंस रेट इज 50.7% टॉक्सोप्लाज्मा गंडी में देखने को मिलता है, और स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, स्पॉन्टेनियस मिसकैरेज, यहाँ अबॉर्शन बोला नहीं जाएगा, यहाँ मिसकैरेज बोला जाएगा। तो टॉक्सोप्लाज्मा गंडी में हमको 50.7% मिलते हैं, 11.3% रूबेला में मिलते हैं, एंड 28.2% CMV में मिलता है, और 59.2% हमको HSV1 एंड 2 में मिलता है। ये एक स्टडी 3 नवंबर 2020 को पब्लिश हुआ है, इसी हिसाब से ये डाटा है। सेकेंड स्टडी हमको मिलता है, और एक स्टडी अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी 2023 में
हुआ है, पब्लिकेशन हुआ है। प्रिवेलेंस ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट्स कॉजिंग अबॉर्शन इन प्रेग्नेंट वुमेन। तो सीरोलॉजिकल टेस्ट से ये डाटा लिया गया है। इसी हिसाब से द प्रिवेलेंस ऑफ टॉर्च इन्फेक्शन वाज 8% इन स्पॉन्टेनियसली अबॉर्टेड वुमेन। सो मिसकैरेज 8% है इनकी हिसाब, इसी स्टडी के हिसाब से। ओवरऑल सारा मिला के एवरेज मीन इन्होंने निकाला है, बट प्रीवियस स्टडी इंडिविजुअल वायरस से उन्होंने निकाला है। तो टॉर्च टेस्ट करना चाहिए कि नहीं चाहिए, ये क्वेश्चन हमको आता है। प्रेगनेंसी के टाइम हमको करना चाहिए कि नहीं चाहिए? जरूरी चाहिए। क्यों चाहिए ना? सीरोलॉजिकल एनालिसिस हम टॉर्च का अगर करते हैं तो उसमें टॉर्च आईजीजी टेस्ट पास्ट इन्फेक्शंस और लेडी में कुछ था कि नहीं था। सपोज लेडी हमारे पास आई है रिपीटेड अबॉर्शन की हिस्ट्री लेके, 2 अबॉर्शन हो गया है, 3 अबॉर्शन हो गया है, या 1 हो गया है, ऐसे। तो इसी केस में क्या किया जाता है ना, पास्ट इन्फेक्शन सपोज टॉर्च इन्फेक्शन था तो उसी केस में टॉर्च आईजीजी पॉजिटिव आता है। अगर प्रेजेंट एट प्रेजेंट जब लेडी हमारे पास आई ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आ सकती है, या प्रेगनेंसी से पहले वो प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने के लिए, प्रोफाइलैक्टिक मेजर्स लेने के लिए भी वो होम्यो ट्रीटमेंट के लिए आ सकती है। तब हम टॉर्च करते हैं, टॉर्च आईजीएम करते हैं। तो सपोज लेडी में प्रेजेंट इन्फेक्शन टॉर्च का है तो उसी केस में हमारा टॉर्च आईजीएम पॉजिटिव आएगा। सो ये करना हमारे लिए बहुत जरूरी है इन केस ऑफ प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ अबॉर्शन, सॉरी हिस्ट्री ऑफ मिसकैरेज। प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ मिसकैरेज जब लेडी हमको कंप्लेन करती है तब हमको टॉर्च आईजीजी एंड आईजीएम टेस्ट करना जरूरी है। अगर फाइनेंशियली वो लेडी, मैंने मेरा कुछ केस में देखा है, वो फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर सकती तो एटलीस्ट टॉर्च आईजीएम करना बहुत ही जरूरी है। उससे प्रेजेंट इन्फेक्शन है कि नहीं पता चलता है। तो उसके बाद हम ट्रीटमेंट देते हैं और उसे 4 to 6 मंथ्स प्रेगनेंसी अवॉइड करने के लिए हम अवॉइड एडवाइस करते हैं, और उसके बाद फिर उसको प्रेगनेंसी हम अलाउ करते हैं। और प्रेगनेंसी का टाइम भी हमने बहुत बार टॉर्च आईजीएम का टेस्ट करते हैं। नहीं तो आजकल तो एनटी स्कैन वगैरह बहुत सारा आ गया, उसमें भी कॉन्जेनिटल एनोमलीज पता हमको चलता है। So in which month of pregnancy is the torch test done? टॉर्च टेस्ट हमको फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर कर लेना चाहिए, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इन्फेक्शियस पीरियड फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है। तो हमको पता चलता है। तो ये भी एक स्टडी का पब्लिकेशन है। नेक्स्ट कमिंग टू टॉक्सोप्लाज्मोसिस, टॉक्सोप्लाज्मा गंडी। तो टॉक्सोप्लाज्मा गंडी पैरासाइट से जो डिजीज होता है उसे हम टॉक्सोप्लाज्मोसिस बोलते हैं। और ये कैसे ट्रांसमिट होता है ना, ईटिंग फूड्स, रॉ फूड हम खा लिए, अंडर कुक्ड मीट खा लिए, कोई कैट का फिशिस लग गया है, कंटामिनेटेड वाटर, सॉइल एंड लिटर ले लिया लेडी, तो उससे भी उसे इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये इन्फेक्शन मोस्टली प्रेगनेंसी ड्यूरेशन के ऊपर भी बहुत रिस्क डिपेंड करता है। अगर हम प्रेगनेंसी 6% विद इन 13 वीक्स, सपोज लेडी को प्राइमरी इन्फेक्शन 13 वीक्स के अंदर हुआ तो उसमें ट्रांसमिशन का चांसेस 6%। लेकिन आप उसे 36 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में, जेस्टेशन में वो लेडी प्राइमरीली इन्फेक्टेड हो गई तो उस केस में 72% चांस है बेबी को, फिटस को ट्रांसमिट करने का। सो ग्रेटर चांसेस वहीं पे है। लेकिन कुछ अदर स्टडीज भी बोल रहे हैं कि सिवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन इज ग्रेटर टू फिटस इन अर्ली प्रेगनेंसी। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ स्टडीज आते हैं, तो इसमें और भी मोर रिसर्च जरूरी है। तो हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की तरफ देखें तो मदर और फिटस दोनों में हमको, मदर और बेबी दोनों में हमको मैनिफेस्टेशंस मिलते हैं। मैटरनल मैनिफेस्टेशंस मोस्टली एसिम्प्टोमेटिक। मैंने भी टॉर्च
आईजीएम पॉजिटिव केस देखा है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस असिम्टोमेटिक, इतना सिम्टम्स नहीं रहता है। बट सम केसेस में हमको फीवर, माइल्जिया, जैसे बॉडी पेन बोला कि मैकुलोपैपुलर रैश, और लिम्फेडिनोपैथी, सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी नेक रीजन में, और प्री टर्म लेबर की केसेस इसमें बहुत ज्यादा होता है। तो अर्ली डिलीवरी होता है प्री टर्म लेबर। और हम अगर बात करते हैं नियोनेट की, तो डिलीवरी के बाद उसमें क्या क्या मैनिफेस्टेशन आता है? मोस्टली लो बर्थ वेट होता है, हिपाटोस्प्लेनोमेगाली आता है, अनीमिया आ सकता है, लर्निंग डिसेबिलिटीज, उसमें लर्निंग प्रोसेस बहुत स्लो होता है, जैसे मैंने बोला कि माइलस्टोन्स डिलेड हो जाता है, और इवेंचुअली डेवलप द क्लासिकल ट्रायड टॉक्सोप्लाज्मोसिस में आता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। कोरियोरेटिनाइटिस, जिसमें ब्लाइंडनेस और ब्लॉड विजन होते हैं, इंट्राक्रैनियल इंट्राक्रैनियल कैल्सिफिकेशन होता है हेड में, उसमें हमको मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड मिल सकते हैं, एंड हाइड्रोसेफेलस चाइल्ड मिल सकते हैं। मैंने देखा है एक टॉर्च हाइड्रोसेफेलिक बेबी जिसका मदर का हिस्ट्री टॉक्सोप्लाज्मोसिस आईजीएम पॉजिटिव ड्यूरिंग प्रेगनेंसी था। वो बेबी मेरे पास 3 to 4 years 3 years होगा, तब आई थी हाइड्रोसेफेलस लेके। ऑफ कोर्स द गर्ल इम्प्रूव्ड हुई थी एपिस्मेलिफिका, एपिस्मेलिफिका में उसका इम्प्रूवमेंट हुआ था। सो वो लेडी का भी रिपीटेड अबॉर्शन का हिस्ट्री था। तो इसके लिए प्रेगनेंसी ट्रीटमेंट के लिए इन लास्ट ट्राइमेस्टर हमारे पास वो लेडी सेकेंड प्रेगनेंसी का, सॉरी सेकेंड ट्राइमेस्टर में आया था। एंड द सेकेंड बेबी जो हमारा होम्योपैथी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी लेके वो जन्म हुआ था, वो बच्चा एकदम नॉर्मल था, उसको पेडियाट्रिशियन ने पूरा नॉर्मल रिपोर्ट दिए थे और उसका कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन फर्स्ट बेबी गर्ल था, वो 3 years एज में हमारे पास ट्रीटमेंट में आई थी, उसका हाइड्रोसेफेलस। तो इसको हम टॉक्सोप्लाज्मोसिस को हम प्रिवेंट कर सकते हैं कैसे ना? डोंट ईट अंडर कुक्ड मीट, रॉ एग्स हमको नहीं खाना चाहिए। कीप अवे फ्रॉम कैट लिटर, कैट का फिशेस स्टूल जहाँ लग गया होगा उसको नहीं खाना चाहिए, और अवॉइड इंसेक्ट्स सच एज फ्लाइज दैट हैव बीन अराउंड कैट फूड। सो फ्लाइज को भी अवॉइड करना जरूरी है। अदर एजेंट्स में हमको बहुत इंपॉर्टेंट इन्फेक्शन इसमें होता है, जैसे HIV है। HIV आपको यूएस में जितने बच्चे HIV पॉजिटिव मिलते हैं 13 years के अंदर, वो मोस्ट ऑफ द केसेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी माँ से ही इन्फेक्टेड होके आए। तो आफ्टर डिलीवरी जब बच्चा का नियोनेट का हम टॉर्च HIV टेस्ट करेंगे, उसमें नहीं आ सकता है, लेकिन 6 months के बाद वो बच्चा का अगर हम टेस्ट करते हैं HIV का, उसमें पॉजिटिव आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। उसमें प्रॉब्लम्स हमको दिखने को मिलेगा वो इन्फेंट में कि रिटार्डेड ग्रोथ हमको मिलेगा, निमोनिया मिल सकता है, सोलेन लिम्फ नोड्स इन एब्डोमेन मिल सकता है, उसमें ये सब प्रॉब्लम्स हमको। और इम्यूनिटी लेवल तो HIV पॉजिटिव बेबी में बहुत ही कम होता है, इसीलिए बार बार इन्फेक्शंस भी हो सकता है। और सिफिलिस भी नेक्स्ट है अदर्स में। सो प्रेग्नेंट वुमेन फर्स्ट स्टेज ऑफ और सेकेंड स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में अगर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज सिफिलिस से इन्फेक्टेड हो गया वो लेडी, तो उसमें 75% चांसेस है बेबी को ट्रांसमिट करने का। तो उस केस में क्या होता है ना, बहुत सारे बेबी फुल टर्म ऑफ प्रेगनेंसी तक सरवाइव नहीं करते हैं, उसमें आइदर मिसकैरेज होता है और स्टिल बर्थ होता है। और इफ सरवाइव किया तो उसमें इन्फेंट में हमको देखने को मिससेपन बोन्स, एनीमिया, मेनिंजाइटिस, ब्लाइंडनेस, डेफनेस, ये सब सिफिलिस से देखने को मिल सकता है। एंड फिफ्थ डिजीज और एक क्या है, उसे पार्वोवायरस B19 के लिए ये होता है, ये भी टर्च सिंड्रोम में है, और इसमें बहुत लेस चांसेस है प्रॉब्लम मिसकैरेज होना, तो इसमें अनीमिया होने का बहुत ही चांसेस है।
फिटस में। सो जब बट यदि माँ को सिकल सेल डिजीज है, उसमें एनीमिया होके वो बेबी आफ्टर बर्थ सरवाइव करने का चांसेस बहुत ही कम हो जाता है। एंड इसमें मोड ऑफ ट्रांसमिशन थ्रू हैंड टू माउथ कांटेक्ट होता है, कॉमन इन स्प्रिंग सीजन होता है। तो इससे जो हैंड टू माउथ कांटेक्ट होता है, तो मदर को हम एडवाइस कर सकते हैं हैंड वॉशिंग बार बार करने के लिए सोप में, और इसके लिए वैक्सीन भी है, वो ये वैक्सीन नहीं है, इसीलिए वो हैंड वॉश बार बार करे, ये हम एडवाइस कर सकते हैं। varicella जोस्टर, ये तो चिकन पॉक्स है जो पता है। तो इसमें प्रेगनेंसी के टाइम अगर आ जाता है मदर को, तो ये भी बेबी को ट्रांसमिट हो सकता है। और कंजेनिटल वेरिसेला, उसमें बर्थ डिफेक्ट्स आते हैं। बट इसके लिए आजकल वैक्सीन आ गया, अगर किसी को डाउट है तो उसे हम वैक्सीनेट भी कर सकते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी रखने का 1 महीना पहले करने का, क्योंकि उसमें लाइफ रेटेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो इसलिए वैक्सीन होता है, लाइव वैक्सीन होता है, इसलिए प्रेगनेंसी का एटलीस्ट आफ्टर 1 to 2 months आफ्टर प्रेगनेंसी प्लान करना ठीक। रूबेला आरएनए टोका वायरस और जर्मन मीजल्स, लाइक जैसे कोविड हमारा था, आरएनए वायरस, तो ये बहुत ही खतरनाक होता है। तो इसमें ऑर्गेनोजेनेसिस का टाइम, फर्स्ट टाइम स्टार में अगर लेडी को हो गया रूबेला, तो उसमें मिसकैरेज और सीवियर मालफॉर्मेशन फीटस में देखने को मिल सकता है। और इसमें मैनिफेस्टेशंस आते हैं जैसे लो ग्रेड फीवर, सोर थ्रोट, आर्थराइटिस, हेड एंड नेक लिम्फेडिनोपैथी, कंजक्टिवाइटिस, ये सारा आ सकता है। और इसका इंक्यूबेशन पीरियड 12 to 23 डेज है। ट्रांसमिशन नाजोफेरिंजियल सिक्रेशंस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वायरीमिया में आता है। मींस वायरीमिया पीरियड 1 week, जब साइंस एंड सिम्टम्स देखने को मिलता है, तब कोई भी ट्रांसमिट कर सकता है रूबेला, जर्मन मीजल्स। इसीलिए इस केस में हमको स्ट्रिक्टली प्रेग्नेंट लेडी को मास्क यूज करने के लिए एडवाइस करना बहुत ही जरूरी है। और 80% ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन अगर 12 वीक्स के अंदर इन्फेक्टेड होते हैं, तो इसमें ट्रांसमिशन का चांसेस बहुत ज्यादा होता है, एंड कॉन्जेनिटल इन्फेक्शंस भी होते कहते हैं। एंड 13 to 14 वीक्स जब पहुंच जाता है, तो उसमें 54% तक वो रिड्यूस हो जाता है। एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर में यदि मदर इन्फेक्टेड होती है, तो 25% ऑफ चांसेस हो जाता है इन्फेक्शन ट्रांसमिट होने का। रूबेला में हम कॉन्जेनिटल रूबेला सिंड्रोम, ये इन्फेंट या बेबी में हमको मिलेगा। आई डिफेक्ट्स जैसे कैटरैक्ट्स, कॉन्जेनिटल ग्लूकोमा मिलेगा, उसमें ब्लाइंडनेस आता है। हार्ट डिजीज में पेटेंट डॉक्टर्स आर्टेरियोसस मिलेगा, पल्मोनरी आर्टरी स्टेनोसिस, सेंसोरी न्यूरल डिफनेस में मोस्ट कॉमन सिंगल इलनेस रूबेला। अगर मदर अफेक्टेड है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमको डेफनेस मिलेगा इन द बेबी। एंड सीएनएस डिफेक्ट में माइक्रोकेफाली, डेवलपमेंटल डिले, मेंटल रिटार्डेशन, मेनिंजाइटिस, ये सब मिल सकता है। पिगमेंटरी रेटिनोपैथी, नियोनाटल पर्फ्यूरा, हिपेटोस्प्लेनोमेगाली, जॉन्डिस, ये सब हमको बेबी में कॉन्जेनिटल सिंड्रोम में मिल सकता है। फिटल इफेक्ट्स रूबेला में और क्या क्या होता है ना, वुमेन विथ इन्फेक्शन आर 4 to 5 fold रिस्क ऑफ फिटल अनएन्सेफेली। वो पहले जो रूबेला सिंड्रोम में हमने डिस्कस किया, वो आफ्टर बर्थ कॉन्जेनिटल सिंड्रोम, लेकिन जब अंदर है, जब फिटस इनसाइड द वूम्ब है, उस टाइम में अगर मदर अफेक्टेड होती है, तो 4 to 5 fold रिस्क ऑफ फिटल अनएन्सेफेली होता है। फिटस विथ न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट्स, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, ये आता है। इसमें मैं एक बात बोलूंगी, मैंने इसमें भी मेरा एक एक्सपीरियंस है। द लेडी वाज, पहला उसका था फर्स्ट बेबी, उसका मिसकैरेज हो गया था। नेक्स्ट उसको हाइड्रोसेफेलिक फिटस था, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो गया इसी रूबेला की वजह से। सो रूबेला पॉजिटिव
पॉजिटिव से वो हाइड्रोसेफेलिक फिटस था, इसीलिए उसे टर्मिनेट करना पड़ा था। नेक्स्ट थर्ड G3 थर्ड ग्राविडा में थर्ड टाइम जब प्रेगनेंसी रहा रुका, उसका भी उसमें शायद रूबेला पॉजिटिव आया था, IgM पॉजिटिव, यस रूबेला IgM पॉजिटिव उसमें आया था। एंड दैट वाज ए रेफर्ड केस टू मी फ्रॉम ए वेरी सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट। तो उन्होंने क्योंकि रूबेला में जो एलोपैथिक साइड का ट्रीटमेंट होता है वो बहुत कॉस्टली होता है, इसीलिए वो लेडी अफोर्ड नहीं कर सकती। तो उन्होंने हमारे पास वो केस को भेजा एंड आई वाज प्रिविलेज्ड टू सी दैट केस। रियली आई एम सेइंग 15 इयर्स बिफोर की बात है ये। सो उसका अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में ओम्फालस आया। ओम्फालस मींस एब्डोमिनल वॉल में डिफेक्ट था, पार्शियल एब्डोमिनल वॉल नहीं था। So at that time when the lady came to me, she was in 14 weeks of pregnancy. So during that period वो कंटिन्यू कर रही थी विथ ओम्फालस। सो ओम्फालस के बाद वो रेफर्ड आया एंड स्टिल आई रिमेम्बर बेसिंग अपन उसमें फैमिली हिस्ट्री ऑफ ट्यूबरकुलोसिस भी था। बहुत सारा सिम्टम्स को देखे ट्यूबरकुलिनम उसे प्रेस्क्रिप्शन किया गया था, वो डाइल्यूटेड डोज में दिन में 3 बार लेने के लिए। और उसके साथ मैंने सब्सिक्वेंटली उसका थोड़ा इडिमा फिट भी आया था, तो उसी हिसाब से मैंने उसे भी कुछ एपिस्मेल लाइक दैट कुछ प्रेस्क्रिप्शन किया था। लेकिन जब 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी हुआ एंड उसी टाइम उसका अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट स्कैन हुआ, तो उसमें उसका कोई कॉन्जेनिटल एनोमलीज नहीं था एंड शी डिलीवर्ड ए वेरी नॉर्मल बेबी। उसका बहुत वेरी वेरी नॉर्मल बेबी, अपगार स्कोर 10/10 था और पेडियाट्रिशियन भी उससे बहुत हेल्दी बेबी का रिकमेंडेशन दिया। तो वो केस मेरे को देखने को मिला था। सो इसलिए टर्च इन्फेक्शन में बहुत सारा एक्सपीरियंस है, तो उसमें हम सब्सिक्वेंटली डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। सो उसमें बहुत सारा पॉजिटिव रिजल्ट्स हमको मिलते हैं। तो उसमें प्रेग्नेंट लेडी, इसमें वैक्सीन है रियली मैनिफेस्टेशंस तो कॉम्प्लिकेशन तो बहुत ही सीरियस कॉम्प्लिकेशंस है, लेकिन MMR वैक्सीन एटलीस्ट 28 डेज बिफोर प्रेगनेंसी हम अगर लेडी को देते हैं तो ये सब चांसेस बहुत ही कम हो जाता है। नेक्स्ट इज CMV साइटोमेगालोवायरस। अब द DNA हर्पिस वायरस ग्रुप का ये है। जैसे पता है कि हर्पिस वायरस से वैरिसेला रुकता है लैटेंट इन आवर बॉडी। जब हमारा इम्यूनिटी कोई भी कॉज से कम हो जाता है तो वो उसका मैनिफेस्टेशन आ जाता है। जस्ट लाइक दैट CMV वायरस भी है, वो बॉडी में रहता है, लैटेंट स्टेट में रहता है, वो इन्फेक्शन निकलता नहीं। लेकिन जब लेडी को सपोज एनीमिक हो गया, कोई इन्फेक्शन बार बार हो गया, या मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो गया, डाइट प्रोटीन फूड ऐसे अच्छा नहीं हुआ, तो विटामिन अच्छा नहीं मिला, तो उसमें उसका इम्यूनिटी कम हो जाता है। तो इसी केस में CMV का मैनिफेस्टेशन आ सकता है। CMV बॉडी फ्लूइड्स में ट्रांसमिटेड होते हैं, जैसे नाजोफेरिंजियल सिक्रीशन, यूरिन, सलाइवा, सीमेन, सर्वाइकल सिक्रीशंस, ब्रेस्ट मिल्क, ये सब में वो इन्फेक्शन ट्रांसमिट होता है। एंड मोस्टली नियोनेट्स को वो 0.2 to 2% इन्फेक्शन ट्रांसमिट होता है। प्राइमरी CMV इन्फेक्शन ट्रांसमिटेड टू फीटल स्टेज में 40% केसेस में वो इन्फेक्शन ट्रांसमिट होता है। दैट मीन्स ब्रेस्ट मिल्क में थोड़ा ट्रांसमिशन कम होता है, लेकिन इनसाइड द वोम्ब बहुत ज्यादा होता है। अगर फर्स्ट टाइम वो मदर इन्फेक्टेड हुआ तो उस केस में उसका चांसेस बहुत ही ज्यादा है ट्रांसमिशन का, 0.5 to 15%। लेकिन सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी जब उसका सेकेंड थर्ड प्रेगनेंसी होता है उसमें 70% ट्रांसमिशन रेट कम हो जाता है। कॉन्जेनिटल CMV सिंड्रोम में हमको देखने को मिलेगा कि 5 to 6% न्यूनेट्स में हमको ग्रोथ रेस्ट्रिक्शंस मिलेगा, माइक्रोसेफेली, इंट्राक्रैनियल कैल्सिफिकेशन, कोरियोरेटिनाइटिस, मेंटल रिटार्डेशन, सेंसोरी न्यूरल डेफिसिट जैसे डेफनेस वगैरह,
या ब्लाइंडनेस भी हमको मिल सकता है, हिपेटोस्प्लेनोमेगाली, जॉन्डिस, ये सब मिले। हर्पीज सिम्प्लेक्स सीएमवी की तरह ये भी हमारा वो लैटेंट स्टेट में रहता है। ये वायरस भी कभी अगर इम्यूनिटी बहुत कम हो जाता है तो ये बाहर मैनिफेस्टेशन हो जाता है, आउटसाइड मैनिफेस्टेशन होता है। उसमें तो प्रेगनेंसी का टाइम एक्वायरिंग HSV1 and 2 0.5 to 2% प्रेग्नेंट वुमेन में देखने को मिलता है, लेकिन मोर देन 50% ये मिल जाता है। जब हम देखते हैं यूएस में देखेंगे तो 20 इयर्स तक जब जब बेबी पहुंचता है, उसको जब यंग एज 20 इयर्स हो जाता है तब उसे 50% केसेस में हमको मैनिफेस्टेशन मिल जाता है। एंड वो लोग ट्रांसमिट भी करते हैं, दूसरों को ट्रांसमिट करते हैं। HSV1 मोस्टली ओरोजेनाइटल बक्कल रूट में ट्रांसमिट होता है, एंड HSV2 ये यूजुअली अनल या वजाइनल रूट में ट्रांसमिट होता है, सेक्स करने पर जाता है। सो ओरल हर्पीस भी हो सकता है HSV2 में, लेकिन इट इज वेरी कॉमन इन HSV1। तो HSV1 का केस मैंने एक बेबी में देखा था। वो बेबी 15-20 डेज के अंदर ही था, होल माउथ वाज कंप्लीटली थिकली कोटेड था उसका। तो व्हाइट कोटेड था, वो ब्रेस्ट फीडिंग नर्सिंग बिल्कुल नहीं कर सकता था, क्योंकि इतना रोका था बेबी, जितना उसे वो बहुत सारा लोशन वगैरह लगाया था, लेकिन उसमें उसका कम नहीं हुआ था। हमारा अंतिम क्रूड में कुछ तो कम हुआ था, बट हमको स्ट्रॉन्ग सिप्लिटिक ड्रग मेरे को अभी भी याद है। मैंने उसे आर्सेनिक, उसके बाद मदर का हिस्ट्री लिया इस केस में। सो मदर की कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से और मैंने उसे देखा और उसे आर्सेनिक अल्प मैंने दिया था, मेरे को याद है लेकिन उसमें भी उसको इम्प्रूवमेंट आया था, बट इंटरकरेंट मेरे को ट्यूबरकुलिनम भी देना पड़ा था, और बाद में भी मेरे को मॉर्क्सल भी एक बार देना पड़ा, तो उसको कंप्लीट करने के लिए एक वो केस को। लेकिन उसके बाद वो बेबी एकदम ही ठीक हो गया था। सो ये स्ट्रॉन्ग सिफिलिटिक ड्रग हमको वहां पे जरूरत हुआ। Neonatal transmission is by 3 routes: intrauterine 5%, peripartum during labor, peripartum 85% ट्रांसमिशन होता है। तो इसीलिए HSV1 HSV2 अगर लेडी लास्ट ट्राइमेस्टर में IgM पॉजिटिव आता है तो उस केस में सिजेरियन सेक्शन ऑप्ट करना सही रहता है, क्योंकि ड्यूरिंग लेबर प्रोसेस कमिंग फ्रॉम सर्विक्स एंड वजाइना उसमें ज्यादा 85% ट्रांसमिशन हो जाता है। सो नियोनेटल हर्पीस इज कॉज्ड बोथ बाय HSV1 HSV2, बट मोस्ट प्रीडोमिनेटली HSV2 से होता है। Herpes simplex, the greatest risk to your baby is if you get your first outbreak of herpes while during first ट्राइमेस्टर में और प्रेगनेंसी के टाइम फर्स्ट टाइम इन्फेक्टेड होते हो तो फर्स्ट आउटब्रेक बहुत जल्दी, ट्रांसमिशन बहुत ज्यादा होता है, सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी में कम होता है, क्योंकि उसमें थोड़ा एंटीबॉडी फॉर्मेशन मदर के अंदर होता है। इफ द वुमेन इन्फेक्टेड लेटर इन प्रेगनेंसी देन बेबी को इन्फेक्ट करने का चांसेस बहुत ज्यादा है, 30 to 50% हायर रिस्क हो जाता है। सो उस केस में सी सेक्शन करना अच्छा है। And once transmitted, both types of virus replicates at the site of entry and then उसमें अगर हम देखेंगे तो वो cranial nerves को dorsal spinal ganglia में वो latent होके रुक जाते हैं, वो herpes simplex वायरस। जब भी उसको इम्यूनिटी लेवल कम हो जाता है मदर का, तब वो मैनिफेस्टेशन हो जाता है, और उस केस में भी मिसकैरेज प्री टर्म लेबर बहुत ज्यादा होता है। हर्पीज सिम्प्लेक्स का क्लिनिकल सिम्टम्स इन न्यूबॉर्न में क्या आएगा? लोकलाइज्ड डिजीज ऑफ आई एंड माउथ 35% ऑफ द केसेस, एंड यूसीएनएस, लेकिन इसमें इम्प्रूवमेंट भी होता है,
CNS disease such as encephalitis 30%, disseminated disease with involvement of multiple major organs 25%. This case is more dangerous. इसमें 30% मोर्टेलिटी रेट आता है. एंड इसी केस में ही जिसमें डिसेमिनेटेड डिजीज था, उस केस अगर सरवाइव करता है तो उसमें 50% केसेस में सेंट्रल नर्वस सिस्टम मॉर्बिडिटी हमको देखने को मिलता है. होम्योपैथिक बेनिफिट्स थर्ड पार्ट में हम आए. फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस किए मिसकैरेज एंड एबॉर्शन. सेकेंड पार्ट हम डिस्कस किए अबाउट द टॉर्च सिंड्रोम. थर्ड पार्ट अभी होम्योपैथिक बेनिफिट्स. थर्ड पार्ट में होम्योपैथिक बेनिफिट्स मदर और इन्फेंट में कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करने में ये बहुत अच्छा काम करता है. कैसे? ना कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी सिलेक्शन अलोंग विथ इंटरकरेंट एंटी माइजमेटिक ड्रग्स, नोजोड्स. तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, और कुछ अलग भी हो सकता है, बट आई एम शेयरिंग माय एक्सपीरियंस. तो टॉर्च एनालिसिस हम करते हैं अगर सिम्टम्स को लेके, तो टॉक्सोप्लाज्मा उसमें माइजम हमको ट्यूबरकुलर मिलता है देखने को, और अदर एजेंट्स में हमको HIV में ट्यूबरकुलर माइजम मिलता है, सिफिलिस में सिफिलिस माइजम मिलता है, फिफ्थ डिजीज में भी सिफिलिस मिलता है, एंड वारिसेला में हमको साइकोसिस माइजम मिलता है अगर हम सिम्टम्स को लेके एनालिसिस करते हैं. और रूबेला का भी सिम्टम्स हम लेके अगर एनालिसिस करते हैं तो हमको इसमें ट्यूबरकुलर माइजम देखने को मिलता है, क्योंकि उसमें सोर थ्रोट है, लिम्फेडिनोपैथी है, और ऐसे पल्मोनरी आर्टरी स्टेनोसिस है, माइक्रोसेफेली है. ये सब को देख के हमको ट्यूबरकुलर माइजम हम ले सकते हैं. साइटोमेगालोवायरस हम CMV की बात करें तो ये भी हमको साइकोसिस, सिफिलिस, मिक्स्ड माइजम, रियली रूबेला भी हमको मिक्स्ड माइजम में ही मिलता है. मैंने यहाँ ट्यूबरकुलर बताया क्योंकि इसमें डोमिनेंट ट्यूबरकुलर मिलता है, लेकिन साइकोटिक ट्रेंड भी उसमें होता है. तो बट डोमिनेंट पार्ट इसमें ट्यूबरकुलर आता है. CMV में हमको साइकोसिस, सिफिलिस मिलता है मिक्स्ड माइजम, बट उसमें भी ट्यूबरकुलर डोमिनेंसी हमको, जैसे ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन हुआ, उसमें फेरिंजाइटिस हुआ, लिम्फेडिनोपैथी हुआ, और मेंटल रिटार्डेशन ये सब आया. सेंसोरी न्यूरल डिफिसिट्स जैसे ब्लाइंडनेस भी आता है, डेफनेस भी आता है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया आता है. इसीलिए हेमोरेज बहुत ज्यादा होता है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के लिए इस केस में, न्यूनेट में. तो ब्लीडिंग डिजॉर्डर्स हमको देखने को मिलते हैं. तो ये सबको देख के हमको साइकोसिस, सिफिलिस एंड डोमिनेंट ट्यूबरकुलर माइजम हो सकता है. एंड हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस की हम एनालिसिस करें तो उसमें मल्टीपल मेजर ऑर्गन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है. इसमें भी हमको साइकोसिस भी मिलता है, साइकोसिस मिलता है, बट डोमिनेंट माइजम हमको सिफिलिस मिलता है. लेकिन ये मिक्स्ड माइजम की भी केस है, तो इसमें लेकिन सिफिलिस का डोमिनेंसी हमको मिलता है. सो होम्योपैथिक बेनिफिट्स इन टॉर्च इन्फेक्शंस की हम बात करें तो सम क्लिनिकल टिप्स के बारे में मैं बोलूंगी कि इन केस ऑफ मल्टीपल और सिंगल इन्फेक्शन, सपोज कोई लेडी आया हमारे पास, हमने उसमें देखा कि CMV IgM पॉजिटिव है, टॉर्च IgM पॉजिटिव है, रूबेला IgM पॉजिटिव है, हर्पिस सिम्प्लेक्स भी IgM पॉजिटिव है, या 2-3 है टॉर्च नेगेटिव है, ऐसे मल्टीपल IgM पॉजिटिव है. तो उस केस में हम एंटीमाइजमेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी सिलेक्ट कर सकते हैं. उसी हिसाब से हमको एंड इंटरकरेंट एंटीमाइजमेटिक नो जोड़, जैसे ट्यूबरकुलिनम हुआ या कार्सिनोसिन हुआ या सिफिलिनम हुआ, उसको कैसे सिलेक्ट करेंगे ना, उसका हिस्ट्री लेंगे, उसका पास्ट हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, उसका मेंटल जनरल्स हम देखेंगे. अगर ट्यूबरकुलिनम में कॉस्मोपोलिटन है, वो बहुत रेस्टलेस है, इंटेलिजेंट है, इसी तरह हम सोच सकते हैं. और कार्सिनोसिन में पेरेंट्रल बहुत प्रेशर था बचपन में, अभी रिवोल्यूशनरी हो गया है, क्रॉनिक ग्रीफ है, क्रॉनिक एंजाइटी है, वो भी हम देख सकते हैं. सिफिलिनिम में हम डिस्ट्रक्टिव एटीट्यूड देख सकते हैं, मोस्टली सेक्सुअल स्फीयर में उसका माइंड रहता है. ये सब इंडिविजुअल
मेंटल सिम्टम्स तो बहुत ज्यादा है, उसके ऊपर एक एक ड्रग के लिए तो एक एक क्लास जाएगा, लेकिन उसके हिसाब से हम सोच सकते हैं। हिस्ट्री से भी हमको बहुत ज्यादा क्लू मिलता है, तो उसी हिसाब से हम अगर इंटर करेंट एंड नोजोड देते हैं अलॉन्ग विद द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी कंटिन्यू करते हैं, एंड सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी में हम मिसकैरेज अवॉइड कर सकते हैं। इट इज पॉसिबल एंड इट इज रियली बहुत टाइम हमको पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेगा। एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी अगर हम उसको अप्लाई, इसी फार्मूला अप्लाई करते हैं, सो हमको बेबी भी बहुत नॉर्मल हेल्दी बेबी मिलेगा। तो टॉर्च आईजीएम पॉजिटिव मैंने देखा है, वो केस सल्फर का था, और बेबी का भी मैंने टॉर्च आईजीएम टेस्ट किया था, वो टॉर्च आईजीएम बेबी में नेगेटिव आया था, ये केस भी हुआ था। सो ये भी हो सकता है। सेकंड, ये एक तरह का केस है। सेकंड केस, हमारे पास अगर पेशेंट आया है जिसमें रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस था, रिकरेंट मिसकैरेज था, अभी वो प्रोफाइलेक्टिक मेजर के लिए आया है, नेक्स्ट प्रेगनेंसी में कैसे लॉस ना हो इसलिए वो ट्रीटमेंट के लिए आया है, तो उस केस में अगर हमको मल्टीपल इन्फेक्शंस या सिंगल इन्फेक्शन आईजीएम नेगेटिव आया लेकिन आईजीजी पॉजिटिव आया, मीन्स पास्ट इन्फेक्शन पॉजिटिव आया, एंड वो हाई रिस्क पीरियड में है, सपोज वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आया या बिफोर प्रेगनेंसी ऑल्सो आ सकता है, सो उस केस में हम एंटीमाइजमेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी अलॉन्ग विथ इंटरकरेंट नोजोड दे सकते हैं। सो थर्ड केस मैंने जैसे बोला कि वो प्रोफाइलेक्टिक मेजर्स के लिए आया है, इसमें प्रेगनेंसी नहीं है। सेकेंड केस में प्रेगनेंसी है, हाई रिस्क पीरियड मीन्स प्रेगनेंसी कंटिन्यूइंग, वो हाई रिस्क पीरियड में है, सो उसमें अगर आईजीजी पॉजिटिव आया, आईजीएम नेगेटिव आया, प्रेजेंट इन्फेक्शन नहीं है, फिर भी उसमें रेसिडुअल इफेक्ट आ सकता है, तो इसी केस में हमको इंटरकरेंट नोजोड विथ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी देना पड़ेगा। थर्ड केस में क्या है ना, ये प्रोफाइलेक्टिक मेजर के लिए आया है, तो इस केस में अगर आईजीजी पॉजिटिव आता है एंड लोअर वैल्यू में आता है, हायर वैल्यू में, लोअर वैल्यू में आता है, लो रिस्क पीरियड में, तो यहाँ हम नोजोड नहीं देके ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, एंटीमाइजमेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी देके हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर कोई केस, फोर्थ हमारे पास कोई लेडी आता है वारिसेला इन्फेक्शन, उसका पॉजिटिव आता है, आईजीजी, आइदर आईजीजी और आईजीएम और बोथ पॉजिटिव आता है, वो हमारे पास आया है, तो उस केस में हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी और बिफोर प्रेगनेंसी प्रोफाइलैक्सिस के लिए आया है। डॉक्टर तो उस केस सुमना, में आपकी स्लाइड्स एक्चुअली चेंज नहीं हुई हैं, 3-4। दिस इज द लास्ट स्लाइड मैडम। अच्छा, नहीं एक्चुअली उसके हिसाब से नहीं आ रही जो आप बोल रहे हैं। उसी हिसाब से आ रहा है ना, मल्टीपल सिंगल इन्फेक्शन आईजीजी पॉजिटिव आई, अच्छा ओके ओके ठीक है। लोअर अब वैल्यू। ठीक है। तो अभी इसी स्लाइड का सेकेंड पॉइंट में बोल रही हूँ। ओके मैम। हाँ, तो उसमें वारिसेला इन्फेक्शन जो है, सपोज वो लेडी का टॉर्च हमने प्रोफाइल किया, उसमें आईजी, आइदर आईजीजी और आईजीएम और बोथ पॉजिटिव आया, तो उस केस में हम माइजमेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी देंगे उसका, और उसके साथ इंटरकरेंट हम स्ट्रॉन्ग साइकोटिक ड्रग जैसे थूजा या मेडोरिनम, हाँ चिली पेशेंट डिजायर सॉल्ट ऐसा होता है तो थूजा हम सोच सकते हैं, मेंटल भी है, फिक्स्ड आइडियाज ये सब सोच सकते हैं, मेडोरिनम का मेंटल सिम्टम्स है तो हम मेडोरिनम सोच सकते हैं, तो उसी को हम इंटरकरेंट के हिसाब से यूज करेंगे वारिसेला में, उसमें हम ट्यूबरकुलिनम, कार्सिनोसिन, सिपिलिनम की तरफ नहीं जाएंगे। फिफ्थ ऑप्शन में क्या आया ना, इन केस ऑफ रिकरेंट और रिपीटेड हिस्ट्री ऑफ मिसकैरेज if it's due to torch infection, then the lady with homeopathy और ना उसी हिसाब से क्या किया जाएगा ना, 3-4 months हम प्रेगनेंसी अवॉइड करने के लिए बोलेंगे इन दिस केस, जो मैं पहले से बोल रही हूँ,
प्रेगनेंसी अवॉइड करो और उसी हिसाब से होम्योपैथी का दवा कंटिन्यू करने के लिए हम बोलेंगे जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी अलोंग विथ इंटरकरेंट नोज करेंगे, फिर हम प्रेगनेंसी अलाउ करेंगे। और प्रेगनेंसी का टाइम में भी हम इसी प्लान ऑफ ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करेंगे थ्रू आउट प्रेगनेंसी। तो हमको आउटपुट प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन बेबी बहुत अच्छा मिलेगा। एंड सिक्स्थ ऑप्शन, miscarriages related to torch infections can be treated सर खत्म हुआ सक्सेसफुली थ्रू होम्योपैथी कॉन्स्टिट्यूशनल along with anti-miasmatic remedies. So thank you for patient hearing. थैंक यू नेहा जी, सो मच सुमिया जी। सर इसमें आपका जो सेकंड पार्ट भी होगा ना इसी का? हाँ ओके मैडम, ठीक है। तो बहुत अच्छा, ये टॉर्च इन्फेक्शन के विषय में बहुत नया जानकारी लोगों को मिला है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और कोई सवाल तो नहीं है किसी का, है ना? एनी क्वेश्चंस? मैडम का हमेशा बहुत अच्छा। मैडम आप अपना पीपीटी को रिमूव कर दीजिए। करती हूँ सर। ये बात टॉपिक बहुत ही रिलेवेंट है आज के प्रेजेंट सोसाइटी में, क्योंकि बहुत से लोगों को जानकारी नहीं रहता है और उस जानकारी के अभाव में मैं सुन रहा था, जानकारी के अभाव में बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ करते हैं। आपके बहुत अच्छे प्रेजेंटेशंस थे। डॉक्टर नेहा जी, आपके कुछ मैसेज हैं तो बताइए, और किसी का रिस्पॉन्स है तो। हाँ जी, डॉक्टर सुमना ने जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की वो काफी इम्पोर्टेंट और रेलेवेंट है, स्पेशली जो ओपीडी सेटिंग में अगर हम गायनी हॉस्पिटल्स में अगर होम्योपैथिक डॉक्टर्स वहाँ पे प्लेस्ड हो साथ में, तो वहाँ पे भी काफी अच्छा रिजल्ट होम्योपैथी दे सकती है। हमारी एक्चुअली हम लोग भी जब इंटर्नशिप हमारी होती थी तो वहाँ पे हमारी दीनदयाल हॉस्पिटल में हमारी ड्यूटीज लगती थी, तो वहाँ पे हम लोग सोचते थे हम लोग क्या मेडिसिन दे सकते हैं। तो अगर ऐसे केसेस में होम्योपैथिक डॉक्टर्स भी गायनिकोलॉजिस्ट के साथ या तो प्राइवेट सेटिंग में भी कोलैबोरेट करके चले, तो उस केसेस में काफी अच्छा हम रिजल्ट ला सकते हैं, क्योंकि उसमें हम देख सकते हैं कि कौन सी मेडिसिन कहाँ पे किस लेवल पे काम कर रही है। और नहीं मैडम, मैं यहाँ एक पॉइंट बोलना चाहती हूँ। हाँ मैंने जी, जितना थोड़ा थोड़ा केसेस अभी तक देखे हैं, हाँ, दोज आर प्योरली विथ ओनली होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, नॉट विथ एलोपैथिक मिक्स्ड। दैट इज नॉट कोलैबोरेशन, इट इज ओनली होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ओके। with results are very encouraging and along with iron calcium protein ये सारा हम कंटिन्यू करते हैं। नहीं मैम, आपने होम्योपैथी से देखा, दैट इज वेरी, मतलब वो तो है ही बात, लेकिन मतलब मैं ये कह रही हूँ कि जनरली जैसे कई बार क्या होता है, मोस्टली लोग एलोपैथिक उस पे जाते हैं, तो उसमें भी हम मतलब होम्योपैथ्स अगर वहां पे प्लेस्ड होते हैं तो अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन से हेल्प कर सकते हैं। मैं ये पॉइंट बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छा होगा मैडम। हाँ वो जी, जैसे होगा तो बहुत एंजाइटी भी अच्छा है। होती है या कुछ जो जो भी मेंटल सिम्टम्स होते हैं उस टाइम बिफोर लेबर, उसमें भी जैसे एकोनाइट है, आर्सेनिक है, ये काफी अच्छा रिजल्ट देती है। क्योंकि मुझे याद है हमारे टाइम पे भी एंजाइटी का एक बहुत केस है, वो पेशेंट इतनी बुरी तरह चिल्ला रही थी कि वो लेबर टेबल से उठ के ही भाग गई, तो उसको हाँ उसी टाइम एकोनाइट की डोजेस दी गई थी और वो शांत हो गई थी। तो आई गेस मतलब आई एम नॉट, मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैंने उस टाइम देखा था ये रेमेडीज का एक्शन। उसके बाद नेहा जी, हाँ जी, टाइम हो गया। हाँ जी सर, हाँ जी, तो धन्यवाद थैंक डॉक्टर यू सुमना। एवरीवन, हाँ सबको जी, नमस्ते। हाँ जी, थैंक यू मैम। और हमारे इंग्लिश सेशन का टाइम हो गया है। डॉक्टर धनेश। Yes, thank you, Dr. Neha Kakkar and Sahani sir. Good evening, good afternoon, and good morning.